हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जिस टॉपिक को हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया है यानी कि प्राइम मिनिस्टर, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 2 के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उनको भी कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, कल हमने जो ये टॉपिक स्टार्ट किया है, इसमें हम लोग ये समझ चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर होते क्या हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एक तरीके से क्या है कि ये क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं, लोकसभा के मेंबर भी हो सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति को भी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है, जो दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। ठीक है, 6 महीने तक के अंदर उनको किसी भी सदन का सदस्य बनना है, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में अगर वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, उनको तब भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बातें हम लोग समझे हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि ये अपने पद और गोपनीयता की शपथ किस तरीके से लेते हैं, इनकी सैलरी क्या होती है, इनका जो कार्यकाल है, पद का जो कार्यकाल है, वो भी हमने बात कर ली थी। आज हम लोग इनकी कुछ पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी आसान है, हम लोग ये बातें थोड़ा बहुत इनमें से पहले जानते हैं, तो जल्दी से हम लोग इसको आज कवर कर लेंगे। देखते हैं क्या है। द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड। सबसे पहला है इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो मंत्री परिषद होता है उसके संबंध में इनकी शक्तियां और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द फॉलोइंग पावर्स एज द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसके ये हेड होते हैं, तो उसके हेड होने के नाते इनके पास क्या क्या शक्तियां हैं। देखिए, सबसे पहला है कि ही रिकमेंड्स पर्सन्स हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि ये चीज हमें पता है कि मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कौन करता है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं बल्कि मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, किस व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाना है, ये रिकमेंडेशन किसके द्वारा जाती है, ही के द्वारा। ही मतलब प्राइम मिनिस्टर। ठीक, The president can appoint only those persons as ministers who are recommended by the prime minister। ठीक है, कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं, वो सिर्फ उसी व्यक्ति को मिनिस्टर बना सकते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड किया हुआ है। तो पहली पावर तो ये हो गई। दूसरी है he allocates and reshuffles various portfolios among the ministers। पोर्टफोलियोज का मतलब होता है मंत्रालय। ठीक है, एक चीज तो ये होती है कि आप किसी व्यक्ति को मंत्री बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारी कैबिनेट में शामिल होगा, ये हमारे मंत्री हैं। अब किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, ठीक है, कि जैसे गृह मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी, डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज किसके पास जाएगी, फॉरेन मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है, जो पोर्टफोलियोज हैं या जो आप कह सकते हैं कि मंत्रालयों का बंटवारा है, वो कौन करते हैं, वो भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। वो उसको एलोकेट भी कर सकते हैं और चाहे तो रीशफल भी कर सकते हैं। चाहे तो किसी मंत्री का अगर इस तरीके का पद बदलना है या मंत्रालय बदलना है तो वो बदला भी जा सकता है। ठीक है, अगला है ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, वो किसी भी मंत्री को रिजाइन करने या इस्तीफा देने के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर वो राष्ट्रपति को एडवाइस कर सकते हैं कि मंत्री को क्या करने के लिए, डिसमिस करने के लिए, यानी कि बर्खास्त करने के लिए। ठीक, He presides over the meetings of the councils of ministers and influences its decisions। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जो मंत्री परिषद की बैठक होती है उसको ये प्रिसाइड करते हैं, यानी कि ये उसके अध्यक्ष रहते हैं, और उसके जो डिसीजंस वगैरह होते हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, ही गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी जो भी एक्टिविटीज वगैरह होती है उनको ये गाइड करते हैं। ठीक है, उसको ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं। ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। अगर वो अपने पद से रिजाइन कर देते हैं तो जो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यानी कि जो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद है, वो क्या हो जाएगा,
वो ढह जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, अगला है, सिंस द प्राइम मिनिस्टर स्टैंड्स एट द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द अदर मिनिस्टर्स कैन नॉट फंक्शन व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस और डाइज। तो यही चीज जो है हमने पीछे बात की है कि जब प्राइम मिनिस्टर नहीं है अपने पद पर, ठीक है, हमने पिछले क्लास में बात की थी जिस तरीके से तीसरी लोकसभा में जब 2-3 बार इस तरीके के केस हुए कि पहले जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई, उसके बाद 84 का केस हमने देखा जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। तो उस समय ये ऑब्वियस सी बात है कि जिस समय प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं है, ठीक है, तो फिर जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है और वो मिनिस्टर जो है वो भी फंक्शन नहीं कर सकते बिना प्राइम मिनिस्टर के होते हुए। ठीक है, इसीलिए ये दिया गया है कि रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर बाय जनरेट्स अ वैक्यूम। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि डिसॉल्व हो रहा है सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पूरी की पूरी लोकसभा के डिसॉल्व होने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कोई लोकसभा के हेड नहीं है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर किसके हेड है? गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि आप जिसके हेड है, ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व होगा, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार बर्खास्त हो जाएगी। ठीक, सरकार बर्खास्त होगी, लेकिन पूरे का पूरा लोकसभा के भंग होने का कोई भी केस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसी के अगर अपोजिट हम बात करें कि अगर किसी अदर मिनिस्टर की डेथ होती है या कोई अदर मिनिस्टर अगर रिजाइन करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सिर्फ एक वैकेंसी क्रिएट होगी जिसको प्रधानमंत्री चाहे तो भर भी सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी भर सकते हैं। वो उस मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभार है, जो एडिशनल चार्ज है, वो अपने पास भी रख सकते हैं, इट डिपेंड्स। ठीक है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है या प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करते हैं तब फिर आप समझ सकते हैं कि जो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, वो हमने बात कर ली किसके संबंध में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो मंत्री परिषद है उसके संबंध में। ठीक है, और वो मंत्री परिषद भी ध्यान रखिएगा यूनियन है, स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। वहां पर हम लोग चीफ मिनिस्टर के सारी की सारी ये जो पावर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं, जिसको हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति के संबंध में इनकी क्या क्या शक्तियां होती हैं? देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द फॉलोइंग पावर्स इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, पहली बात तो यह है कि ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, यह बात लिखी गई है आर्टिकल 78 के अंतर्गत, और ये मैंने आपको जो कल के क्लास में, कल के लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्लास के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या जो मॉनिटर है उसका एक तरीके से पद है। ठीक, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है यानी कि जो क्लास के बाकी बच्चे हैं और जो प्रेसिडेंट है यानी कि जो क्लास के टीचर हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन या जो संवाद अगर स्थापित करना है तो वो कौन करेंगे? वो प्राइम मिनिस्टर करेंगे। ठीक है, इसको आप अगर क्लास मॉनिटर और उस वाले एग्जांपल से अगर आप रिलेट करेंगे तो आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, अब यहां पर दी गई है प्राइम मिनिस्टर की कुछ ड्यूटीज हैं, क्या क्या है देखिए। पहला है टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर द लेजिस्लेशन। ठीक, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स से रिलेटेड जो भी बातें हैं, ठीक है, जो भी इस तरीके के डिसीजंस वगैरह हैं, जो भी फैसले हैं और लेजिस्लेशन के प्रपोजल को लेकर जो भी डिसीजंस हैं, वो राष्ट्रपति को कम्युनिकेट करना, यानी कि वो बात राष्ट्रपति तक पहुंचाना किसका काम है? प्रधानमंत्री का। मेंशन किया गया है आर्टिकल 78 के क्लॉज ए के अंतर्गत। ठीक, इसके बाद दूसरा है टू फर्निश such information relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation as the president may call for। ये पहला और दूसरा जो है ये लगभग सेम है। पहले में क्या है कि कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन होता है या कोई प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन है, उसको प्रधानमंत्री खुद जो है वो राष्ट्रपति तक पहुंचा रहे हैं, पहला ये है। दूसरे में भी वही चीज है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन का केस, उससे संबंधित केस है, ठीक है, या फिर जो प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन, प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन से संबंधित केस है, अगर राष्ट्रपति उसके संबंध में चाहे तो प्रधानमंत्री से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। यानी कि यहां पर राष्ट्रपति मांग रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री खुद अब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, चीजें में फर्क इतना ही है, यह मेंशन किया गया है 78 के क्लॉज बी के अंतर्गत। और तीसरा है इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर
बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। ठीक है, कि किसी भी अगर मुद्दे पर, किसी भी मैटर पर अगर किसी मंत्री द्वारा कोई फैसला लिया जा चुका है, ठीक है, और वो पूरी की पूरी जो काउंसिल है, जो मंत्री परिषद है, उसके द्वारा वो फैसला कंसिडर नहीं किया गया है, तो उस फैसले को कंसिडरेशन के लिए राष्ट्रपति सबमिट करवा सकते हैं। और ये सबमिशन किसके थ्रू करवाया जाएगा? प्रधानमंत्री के थ्रू ही करवाया जाएगा। मेंशन किया गया है 78 के क्लॉज सी में। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सलाह भी देते हैं, एडवाइस देते हैं, किसको लेकर? विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं जैसे कि अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी है, चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन है। इन सभी के अपॉइंटमेंट को लेकर, क्योंकि इन सबका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने अपना जब प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ा है वहां पर हमें पता है कि इन सभी पदों पे जो भी व्यक्ति होते हैं उन सभी का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो इनकी सलाह से करते हैं। वहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी कि प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है, वो हमने राष्ट्रपति के संबंध में पढ़ा था, यहां पर हम उसको प्रधानमंत्री के संबंध में पढ़ रहे हैं। चीज वो एक ही है। ठीक है, उस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट के संबंध में इनकी क्या शक्तियां हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के संबंध में इनकी शक्तियां क्या है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर ऑफ द लोअर हाउस यानी कि जो लोकसभा है उसके ये लीडर होंगे। इन दिस कैपेसिटी ही एंजॉयज द फॉलोइंग पावर्स। He advises the president with regard to summoning and proroguing of the sessions of the parliament, यानी कि जो संसद के सत्र होते हैं, संसद के सत्र को शुरू करने और उसको खत्म करने को लेकर ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। दूसरा है he can recommend dissolution of the लोकसभा to the president at any time। ये किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने के लिए भी सुझाव दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। एंड ही अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ठीक है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे यानी कि जो हाउस होता है, जो सदन होता है, वहां पर ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो सरकार की नीतियां होती हैं, उनको भी अनाउंस करते हैं। लेकिन यहां पर आप एक चीज और नोट डाउन कीजिएगा, यहां पर जो दिया गया है कि लीडर ऑफ द लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये चीज बताई थी कि हमारे जो स्वतंत्र भारत का इतिहास रहा है उसमें 4 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो राज्यसभा के मेंबर थे। कौन कौन थे वो हमने कल बात की है। एक थी हमारी इंदिरा गांधी, दूसरे देवेगौड़ा, तीसरा आई.के. गुजराल और चौथे मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह, ये चारों के चारों जो थे ये राज्यसभा के सांसद थे। अब राज्यसभा के अगर ये सांसद होंगे तो ये लीडर ऑफ द लोअर हाउस नहीं हो सकते। ठीक है, इसमें आप एक चीज को समझिएगा, मैं आपको यहां पर 2 कंसेप्ट समझाता हूं। पहला तो यह है कि अगर जो प्रधानमंत्री हैं अगर वो लोअर हाउस यानी कि लोकसभा के अगर वो सदस्य हैं, ठीक, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ लोकसभा है, तो क्या होगा? वो उस सदन के क्या होंगे? लीडर होंगे। पहली चीज, ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो फिर राज्यसभा में जो है वो लीडर कौन होंगे? राज्यसभा के जो लीडर होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, वो लोकसभा के जो आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा उनको अपॉइंट किया जाएगा। जैसे आज की डेट में जो कंडीशन है कि आज की डेट में हमें पता है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये लोकसभा के सांसद हैं। तो इस समय हमारे जो राज्यसभा के लीडर हैं, लीडर ऑफ द हाउस जिसको बोला जाता है, सदन के जो मुखिया होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो कोई और है। ठीक है, वो आप खुद फाइंड आउट कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आप उसको खुद फाइंड आउट कीजिएगा कि इस समय वो कौन है जो लीडर ऑफ द हाउस है इधर राज्यसभा। लेकिन अगर दूसरे केस में अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जो है वो राज्यसभा के सांसद हैं, जैसे कि मैंने आपको 4 केसेस बताए, इंदिरा गांधी, देवेगौड़ा, गुजराल और मनमोहन सिंह के केस में, उस समय पे क्या है कि अगर वो राज्यसभा के सांसद हैं तो फिर वो राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस होंगे। ठीक, आप जाके इस चीज को देखिएगा कि उस समय लीडर ऑफ द हाउस जो है वो राज्यसभा के सांसद, मतलब कि सांसद की हैसियत से ये प्रधानमंत्री जो है वही होंगे। जैसे मनमोहन सिंह का अगर मैं केस लूं तो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे 2004 से लेकर 2014 तक, तो वो उस समय मेंबर ऑफ दी राज्यसभा थे, तो वो वहां के लीडर ऑफ द हाउस थे। अब उस समय अगर वो लीडर ऑफ द हाउस थे तो फिर लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस कौन था? लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस और थे, ठीक है, वो नहीं थे। ठीक है ना, एक बार तो प्रणब मुखर्जी थे 2004 से लेकर आई थिंक 2012 के आसपास तक। ठीक है, उसके बाद 2012 से 2014 तक आई थिंक सुशील कुमार शिंदे थे। ठीक है,
ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर लोकसभा के मेंबर है प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के मेंबर है तो वो लीडर ऑफ द हाउस वहां के हैं, अगर वो राज्यसभा के मेंबर है तो वो लीडर ऑफ द हाउस वहां के हैं। ठीक, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जिस भी सदन के वो मेंबर हैं उस सदन के वो लीडर ऑफ द हाउस बन जाएंगे। ठीक है, अगर वो लोकसभा के लीडर ऑफ द हाउस है तो राज्यसभा के फिर जो लीडर ऑफ द हाउस है उनको अपॉइंट किया जाएगा, वो किसी और व्यक्ति को, और अगर वो लीडर ऑफ द राज्यसभा है तो फिर लोकसभा के लीडर ऑफ द हाउस को किसी और को अपॉइंट किया जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद इनके कुछ अदर पावर्स एंड फंक्शंस भी हैं। अबव मेंशन्ड मेजर 3 रोल्स के अलावा प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ अदर रोल्स भी हैं, जैसे कि ये चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग जिसने प्लानिंग कमीशन को क्या किया है, रिप्लेस किया है, तो ये उसके भी मेंबर है, मतलब उसके चेयरमैन है। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं जो हमारा NGRBA है, दैट इज नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, उसके भी ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, और भी इस तरीके की बहुत सारी बॉडीज होती हैं जिसके ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब है कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो इन बॉडीज का चेयरमैन अपने आप बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। देश की जो विदेश नीति बनती है उसको भी शेप करने में, उसमें भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यूनियन गवर्नमेंट के ये चीफ स्पोक्समैन होते हैं। चीफ स्पोक्समैन का मतलब हो गया मुख्य प्रवक्ता। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही के समय पे 3-4 बार सरकार की तरफ से अगर कोई व्यक्ति सामने आए हैं जिन्होंने बोला है, जनता को संबोधित किया है, वो कौन थे? प्रधानमंत्री ही थे, तो वो चीफ स्पोक्समैन भी है। इसके बाद ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। जब इमरजेंसीज के हालात पैदा होते हैं उस समय पे ये ही जो है वो क्राइसिस के मैनेजर इन चीफ है। ठीक है, जैसे कि पहले भी जब इमरजेंसीज वगैरह लगी है, जैसे कि 62 में है, 65 में है, 71 में है, या फिर अगर कोई और क्राइसिस आती है, जैसे आजकल के भी जो समय चल रहा है ये क्राइसिस का ही समय है। ठीक है, तो इस क्राइसिस के समय में जो मैनेजर इन चीफ है वो कौन होंगे? पॉलिटिकल लेवल पर प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, एज द लीडर ऑफ द नेशन ही मीट्स वेरियस सेक्शंस ऑफ पीपल in different states and receives memoranda from them regarding their problems and so on। ठीक है, ये आपने कभी देखा होगा कि अगर किसी भी राज्य में कोई आपदा वगैरह आती है तो प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ से, वहाँ पर लोगों से, वहाँ की जो सरकार है उससे मिलते हैं, उनके हालचाल जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी है। ही इज़ द लीडर ऑफ पार्टी इन पावर, जो सत्ता में पार्टी है। ठीक है, जो पार्टी सत्ता में है उसके लीडर होते हैं। एंड ही इज़ दी पॉलिटिकल हेड ऑफ दी सर्विसेज। जो हमने सर्विसेज की बात की है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं या जो हमारी सेंट्रल सर्विसेज हैं, उसके भी ये लीडर होते हैं। ठीक है, उसके भी ये पॉलिटिकल हेड होते हैं, क्योंकि वो जो सर्विसेज हैं दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ओनली। ठीक है, इसके बाद द प्राइम मिनिस्टर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड हाईली क्रूशियल रोल इन द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या बोला था? If any functionary under our constitution is to be compared with the US president, अगर हमारे संविधान के अंतर्गत किसी भी ऐसे व्यक्ति के, मतलब कोई भी ऐसे पद को जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ अगर उसकी तुलना करनी है, कंपेयर करनी है, तो ही इज दी प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। क्योंकि हमारे वहाँ जो प्रेसिडेंट है, आपको पहले भी मैंने बताया है और ये चीज़ आप लोग अब तक बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड है। ठीक है, उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव, कोई रियल पावर्स नहीं है, वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड है। और प्राइम मिनिस्टर्स के पास सारी की सारी पावर है, ही इज़ द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो इसीलिए अगर US प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ अगर किसी फंक्शनरी की तुलना करनी है हमारे संविधान में से, तो वो प्रधानमंत्री होंगे, वो राष्ट्रपति नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि चीफ मिनिस्टर्स हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, अच्छा, बुक में अगर आप लोग जाके देखेंगे तो आप लोगों को बीच में 2 टॉपिक और दिखाई देंगे। एक टॉपिक है जिसमें अलग अलग देशों के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अलग अलग कुछ टर्म्स में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहें तो उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं, ऐसा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और दूसरा एक टॉपिक दिया गया है कि प्रेसिडेंट के संबंध में इनकी क्या क्या पावर्स हैं। और ठीक है, प्रेसिडेंट के संबंध में क्या क्या पावर्स हैं वो हम लोग पहले ही काफ़ी डिटेल में इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट भी डिस्कस कर चुके हैं और आज भी हमने थोड़ा सा डिस्कस की है, तो अलग से उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है सच मुझे महसूस नहीं हुई। वहाँ पर जाके आप उसको बुक में चाहे तो पढ़ सकते हैं, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आएगी तो पूछ लीजिएगा। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे कंसेप्ट जो है हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन कौन से चीफ मिनिस्टर्स थे, मुख्यमंत्री थे अपने अपने राज्यों के, जो बाद में आगे जाके प्रधानमंत्री बने। ठीक है, 6 व्यक्ति ऐसे थे। पहले हैं मोरारजी देसाई,
दूसरे हैं चरण सिंह, तीसरे हैं वीपी सिंह, चौथे हैं पीवी नरसिम्हा राव, पांचवें हैं देवेगौड़ा और अभी के जो है नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले अपने राज्य के मुख्यमंत्री थे और बाद में जाके ये प्रधानमंत्री बने। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं सबसे पहले एक एक करके फटाफट से। मोरारजी देसाई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द अर्स्टवाइल बॉम्बे स्टेट ड्यूरिंग 1952 टू 1956। उस समय ये क्या थे, बॉम्बे जो स्टेट हुआ करता था उसके मुख्यमंत्री थे और ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1977 में। ठीक, इसके बाद चरण सिंह जो थे, चरण सिंह सक्सीडेड हिम, चरण सिंह जो इसके बाद आए थे वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश इन 1967-68 एंड अगेन इन 1970। तो 2 बार ये यूपी के चीफ मिनिस्टर बने थे। इसके बाद जो वीपी सिंह थे, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम यूपी, बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन द शॉर्ट लिव्ड नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक। इसके बाद नरसिम्हा राव, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया हु हेल्ड द पोस्ट बिटवीन 1991 to 1996, was the chief minister of Andhra Pradesh between 1971 to 1973। ठीक है, इसके बाद एच डी देवेगौड़ा की बात करें तो ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे व्हेन ही वाज चूजन टू लीड द यूनियन फ्रंट गवर्नमेंट इन जून 1996। इसके बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी से जो थे, ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात के 4 बार। ठीक है, 2001 से 2014 तक 4 बार ये गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बने उस समय भी ये क्या थे, ये गुजरात के ही चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, और 2001 से लेकर 2014 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री 4 बार रह चुके हैं। ठीक, और एक चीज़ अगर आपको मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताऊँ जो कहीं पर भी मेंशन नहीं की हुई है, बड़ा एक स्ट्राइकिंग फीचर था जब मैं चीज़ों को देख रहा था, समझ रहा था, तो मुझे एक बड़ा स्ट्राइकिंग फीचर देखने को मिला है कि हमारे देश में जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो वो यूपी से रहे हैं। ठीक है, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू की बात करें, चाहे आप बात करें उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की, चाहे आप बात करें इंदिरा गांधी की, चाहे आप बात करें राजीव गांधी की, चाहे आप बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, और नरेंद्र मोदी का भी आपको पता होगा कि इनका भी संसदीय क्षेत्र वाराणसी ही है, यूपी है। ठीक है, तो ये एक महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई विशेष कारण है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी मैंने एज सच अभी तक नहीं किया है। अगर मुझे कुछ चीज़ और इन्फॉर्मेशन इसको लेकर मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, कि जनरली आप जाके अगर देखेंगे तो बहुत सारे इस तरीके के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो यूपी से रहे हैं। ठीक है, उनका संसदीय क्षेत्र यूपी रहा है। ठीक है, इसमें से कुछ प्रधानमंत्री ऐसे जैसे कि मनमोहन सिंह असम से थे, आई के गुजराल बिहार से थे, और देवेगौड़ा कर्नाटक से थे, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के थे। कुछ को अगर छोड़ दिया जाए जैसे चंद्रशेखर थे, चरण सिंह थे, ठीक है, वीपी सिंह थे, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जैसे मोदी भी हैं, और इससे पहले के जो आपके जितने भी मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सारे के सारे यूपी से थे। ठीक है, तो यूपी एक बहुत बड़ा, इसको आप कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल गढ़ रहा है इस हिसाब से। ठीक है, बाकी इसके पीछे और क्या कारण है, कुछ और मतलब विशेष कुछ चीज़ है, इसको ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने पे ही ये चीज़ पता लग सकती है। ठीक है, इतना ज़्यादा स्टडी अभी मैंने इस पर नहीं की है। इफ़ पॉसिबल अगर कहीं से मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ डिटेल्ड कोई डॉक्यूमेंट एज सच मिलता है या कोई एक डिटेल किसी बुक वगैरह की स्टडी ज़रूर इसके लिए करनी पड़ेगी, तो आई एम वेरी मच होपफुल कि अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिलेगी तो आई विल वेरी मच एंड वेरी ईगरली शेयर विद यू ऑल। लेकिन अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, या ये महज कोई इत्तेफाक है, ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए भी अच्छा होगा और ये और लोगों के लिए भी जो है जानकारी मिलेगी तो उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, इसको भी हम लोग अपने एक पॉइंट के रूप में, एक आंसर में कहीं पर अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है प्रधानमंत्री से संबंधित तो हम उसको, या कोई रीजनल पॉलिटिक्स की अगर कहीं पर बात आती है कि जो पॉलिटिक्स है वो किसी एरिया में स्ट्रांग रही है, चाहे वो पास्ट से हो या अभी के कंडीशन में हो, उसको लेकर हम वहाँ पर थोड़ा सा कहीं पर उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ज़रूर बताइएगा। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसी के जो हमारे पैरेलल या जो सिमिलर पोस्ट होती है स्टेट में, दैट इज चीफ मिनिस्टर, उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताया था कि ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ा सा छोटे हैं, जिनमें से सिर्फ 3 टॉपिक अब हमारे बचे हुए हैं। एक तो हमारे चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद 2 हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करनी है, मंत्री पद के बारे में, यानी कि एक तो यूनियन और एक स्टेट। ठीक है, ये 3 टॉपिक जैसे ही हमारे जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 5-6 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग जो अपना बड़ा टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी अबाउट द लेजिस्लेचर। ठीक है,
लेजिस्लेचर कवर करेंगे, उसमें पहले हम लोग वापस से अपनी जो एनसीईआरटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, उसका जो लेजिस्लेचर का चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे जाके इसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं, साथ ही चैप्टर वाइज नोट्स और चैप्टर वाइज क्विजेस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट कि आप लोग वीडियोस के थ्रू पढ़ सकें, कंसेप्ट सीख सकें, और नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकें, और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी को एसेस कर सकें। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, दैट इज 9498086380। बाकी हमसे कोई भी और बात शेयर करने के लिए, कुछ भी आप पूछना चाहें, कुछ भी बताना चाहें, कोई भी आपका डाउट है तो आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।